सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो जो गिरफ्तारी को लेकर जो चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस मामले में अंतरिम जमानत दे दी गई है। और वह अंतरिम जमानत तब तक के लिए है जब तक कि 3 जजों की एक बेंच सीजेआई के द्वारा गठित नहीं कर दिया जाता है। और जो भी मामला कोर्ट के अंदर चला, पूरा प्रकरण में से कुछ आप सबको बताना भी चाहूंगा। कोर्ट के अंदर जो भी मामले चले हैं, उन मामलों में कोर्ट ने प्रमुखता से यह भी बात रखी है, कोर्ट में रखी गई है कि पीएमएलए एक्ट की जो धारा 19 और 45 है, उसके भी बारे में विस्तार से समझाया गया है। और यह भी बात उठी है कि जब मामला 2022 जुलाई अगस्त 2023 का जो मामला है, वह गिरफ्तारी उनकी 2024 में मार्च में क्यों करी जाती है। जिस पीएमएलए एक्ट की बात को करी जाती है कि ईडी का जो एक अधिकार दिया जाता है, उसमें कोर्ट ने कहा है कि धारा 19 व्यक्ति परक राय हो सकती है, जिसका कि न्यायिक समीक्षाएं भी करी जा सकती है। और वही धारा 45 की बात हुई है, कहा गया है कि यह अदालती कार्रवाई की बात है जिसपे कि कोर्ट देखता है। अब इसमें यह देखा गया कि ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को पूरे 37वें नंबर का आरोपी बनाया गया है और पूरे इस प्रकरण में 38 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो कि 38वें नंबर पे आम आदमी पार्टी है। पूरा रस्साकसी चलता रहा है। और जो कि आपके अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील भी रखे गए थे, विवेक जैन, उन्होंने ये भी कहा है कि कोर्ट ने ये बहुत बढ़िया राहत दिया है, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल बाहर इसलिए नहीं आएंगे कि इसी प्रकरण में सीबीआई ने भी केस रजिस्टर किया है और उसके अंतर्गत वो जेल के अंदर हैं और 17 जुलाई को इस पर सुनवाई भी होनी है। अब ये देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन उनके बाहर आने की संभावना बहुत ही प्रबल है। क्यों है कि जिस मामले को ईडी लगाई हुई थी, उसी मामले को सीबीआई भी लगाई है। जब सीबीआई ईडी के मामले में जब राहत मिल सकती है, तो उसी को आधार बनाकर सीबीआई के भी मामले में राहत मिल जाएगी। फिर उस पे कोर्ट में यह भी था कि निचली अदालत के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका समन जाने के बाद उसे अवॉइड करने के बाद फिर गिरफ्तार हुआ था, उस पर भी मामला कोर्ट में चला है। और कोर्ट ने इस चीज को कहा भी है कि जब तक पुख्ता सबूत न हो, पूछताछ को केवल आधार बनाकर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और पूरा विधिवत पुख्ता सबूत होने के बावजूद ही इसमें आगे काम किया जा सकता है। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता के तौर पर रमाकांत पटेल जी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है रमाकांत जी। वही कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए यामीन कादरी जी नेता प्रवक्ता के तौर पे साथ में हैं। आपका स्वागत है यामीन भाई। अभी हम लोगों के साथ में जुड़ेंगे रज्जन पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता प्रवक्ता के तौर पे। सबसे पहले मैं आऊंगा रमाकांत जी आप ही के पास। जितनी भी दलीलें दी गई ईडी की तरफ से, उन सभी चीजों को कोर्ट ने बहुत तसल्ली से सुना भी और अपनी भी बात को कोर्ट रखी। ईडी के हर बातों को कोर्ट काटता भी रहा, उसका विश्लेषण भी किया है, जो कि जस्टिस संजीव खन्ना ही थे। उनके साथ में 2 लोगों का बेंच चल रहा था और अंतरिम जमानत तो इनको मिल गई केजरीवाल को, लेकिन अभी वो बाहर आएंगे नहीं। 17 जुलाई को जो सुनवाई होनी है सीबीआई का, उसके बाद ही आएंगे। आपने देखा सुना भी होगा कि इसमें जो आरोप लगाए गए थे, जो चैट का, जो चौहान और इनके अरविंद केजरीवाल के जो व्हाट्सएप चैट की जो बात चल रही थी, विनोद चौहान नाम था शायद, उनकी बातें जो चल रही थी, इसमें यही कहा गया था ईडी की तरफ से कि दोनों के चैट के माध्यम से जो के कविता रही है, उनके पीए और विनोद के द्वारा जो 25.5 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में भेजा गया था, उसकी पूरी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। इन्हीं सब दलीलों को दिया गया, तमाम चीजें वहां पर पेश भी करी गई, जो कि कोर्ट में काटा भी गया। फिर भी ईडी बार बार इस चीज को लपेटे में लेती रही कि नहीं, अरविंद केजरीवाल पूर्ण रूप से दोषी हैं, लेकिन कोर्ट ने नकार दिया। जब कोर्ट ने नकारा तो आप लोग तो बार बार यही बोलते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगाई है। आप लोग ईडी को भी बोलते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश पे चल रही है, केवल राजनीतिक प्रतिशोध को साधने के लिए ही आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के ऊपर कार्रवाई होती रही है। तो आज तो आपको खुशी मिली होगी कि आपके वकील के द्वारा दी गई दलीलें कोर्ट ने भी माना है और अंतरिम जमानत दी है।
हो सकता है, संभावना प्रबल है उनको जमानत मिलने की सीबीआई वाले मैटर में भी, क्योंकि जब ईडी का भी मामला यही है और सीबीआई का भी मामला है। रमाकांत जी। जी, एक तो ये कि सभी दर्शकों को, सभी देश के लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक अहम फैसला दिया है। नीरज जी, पीएमएलए कानून में अगर जज संतुष्ट होते हैं कि जिस व्यक्ति को दोषी बनाया गया है वो निर्दोष है, तब जाकर के जमानत देते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले माना कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जी का कहीं कोई रोल नहीं है, कहीं कोई घोटाला नहीं है, और तब राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी। और उस जमानत का गलत तरीके से विरोध करके और षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल जी की जमानत को जो है स्टे लगा दिया गया था। दूसरा, ईडी को पता था, बीजेपी को भी पता था कि अरविंद केजरीवाल जी के केस में कुछ दम नहीं है, तो इनको कैसे और जेल में रखा जाए। तो एक नए केस, एक पुराने केस में जिसमें 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी को केवल गवाह के रूप में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनको अचानक से आरोपी बना करके सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। तो ये सारा का सारा षड्यंत्र है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया है और ईडी को भी कहा है कि पीएमएलए की धारा 19(1) के तहत कार्य करने वाला अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को दोष मुक्त करने वाली सामग्री को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जो 50,000 पन्नों से ज्यादा का उनके दस्तावेज उन्होंने जुटाए हैं, उसमें से जितने दस्तावेज जो ये साबित करते हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं, कहीं कोई उनका मामला नहीं है, वो सारे दस्तावेज ईडी ने छिपा लिए थे। कहीं किसी के साथ मारपीट के, कहीं किसी को धमका करके, व्यक्तियों को तो ऐसे तक धमकाया गया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही नहीं दोगे तो तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, हम देख लेंगे। मार मार के लोगों के कान के पर्दे फाड़ दिए गए। तो इस प्रकार से गुंडागर्दी से झूठे बयान लिए गए, लोगों के बेटों को महीनों तक जेल में रखा गया और फिर वो मजबूरी में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ झूठे बयान दिए। और ऐसे ही मनोहर कहानियों के तहत, मनोहर कहानियों को आधार बना करके, उन्हीं को सुना सुना करके भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके रखा था। आज सर्वोच्च न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है कि पूछताछ के नाम पे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एक अहम चीज आती है कि इन्होंने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके रखा था और पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सोशल मीडिया, उसका आईटी सेल ये बात करने में लगा था कि पूरी आम आदमी पार्टी तो भ्रष्ट है। हम भ्रष्ट नहीं है, हम तो भ्रष्ट हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी भ्रष्ट है। ये पूरे देश में फैला रहे थे कि भाजपा तो भ्रष्ट है, आम आदमी पार्टी उससे अलग नहीं है। इन्होंने खूब कीचड़ फेंकने का काम किया आम आदमी पार्टी के ऊपर, लेकिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने और आज फिर सर्वोच्च न्यायालय ने ये अपने निर्णय से ये बताया है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल निर्दोष है। और आखिरी बात, हम तो शुरू से कह रहे थे कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ है, शराब घोटाला नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी का हर नेता कह रहा था शराब घोटाला हुआ है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कह रही थी। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रही थी कि शराब कारोबारी से, जिसको पहले ईडी ने किंगपिन बनाया था, उस शराब कारोबारी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए भारतीय जनता कह रही थी कि पार्टी कह रही थी कि शराब घोटाला हुआ है। तो शराब घोटाला हुआ है और वो शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेताओं को किया गया है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने दूध का दूध पानी कर दिया है और बीजेपी के मुंह पे करारा तमाचा है, ईडी के मुंह पे करारा तमाचा है कि निर्दोष व्यक्तियों को आप जेल में नहीं रख सकते हैं। ठीक है रजन जी, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? अनम्यूट करिए अपना, अनम्यूट कर लीजिए। रजन, आवाज जा रही है हमारी आपके पास? हाँ, आवाज आपकी आ रही है। थोड़ा रास्ते में हूँ तो नेटवर्क का कहीं इश्यू आ सकता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ पहले से। इसलिए मैं कहा हूँ, और थोड़ा सा कहीं किनारे भी कर लीजिएगा, तो बहुत लंबा नहीं ले जाएंगे, कहीं किनारे कर लेंगे थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, क्योंकि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी उपस्थिति इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी मतलब बातें हुई है, आपको पूरा सा ज्ञान में तो होगा ही होगा कि अंतरिम जमानत मिल गई अरविंद केजरीवाल को। जी नीरज जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल जी को जमानत दे दिया है ईडी वाले केस में।
लेकिन जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उनको दोष मुक्त सिद्ध कर दिया है। कोर्ट जमानत तो आप भी जानते हैं, सभी हमारे अधिवक्ता साथी भी जानते हैं, जमानत तो व्यक्ति का अधिकार है। अगर वो 90 दिन से अधिक जेल में थे, 90 दिन से अधिक उन्होंने जेल में रहकर अपना कस्टडी में रहे हैं, उस दौरान ट्रायल चला है, तो ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत और जो लाइफ लिबर्टी का जो हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, उसके तहत उनको जमानत दे दिया गया है। और कोर्ट ने यह माना, जो आपने सेक्शन पीएमएलए का सेक्शन 90 सेक्शन 45 का जिक्र कर रहे थे, तो सेक्शन 95 ये कहता है कि नीड एंड नेसेसिटी ऑफ द केस। क्या उस केस में इस बात की आवश्यकता है कि उनको जेल में रखा जाए पूछताछ के दौरान? इसी विषय पे, इसी बिंदु पे व्यापक समीक्षा करने के लिए माननीय न्यायालय ने इसको लार्जर बेंच में 3 सदस्यीय बेंच में भेज दिया है। भेज नहीं दिया, सुप्रीम सीजीआई से सिफारिश करी, उनको अपनी रिपोर्ट दी है कि इनको बड़ी बेंच में, इस न्यायालय की बड़ी बेंच में इस मामले को ले जाया जाए, ताकि इसके व्यापक बिंदुओं पे समीक्षा हो सके और उस पर कोर्ट का निर्णय आ सके कि हम आगे पीएमएलए के तहत जो कार्रवाई होती है या जिन लोगों को उसमें निरुद्ध किया जाता है, उनको कैसे हमें डील करना है, इसके लिए लार्जर बेंच में भेजा है। तो वो तो भविष्य की बात है, उस पर कोर्ट क्या अपना राय देगी, उस पर देखा जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ईडी से जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि दोष मुक्त हो रहा है। अभी सीबीआई की उस सुनवाई में क्या होता है, चार्जशीट ऑलरेडी फाइल है, एविडेंस है, कोर्ट ने भी कहा आपके पास पहले से है, तो उसमें कस्टडी में रखने का बहुत बड़ा तो कीमत है। इसी नेसेसिटी के मसले पे इस पे जांच होनी है और चल रहा है। रजन जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। रजन जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। रजन जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्योंकि आपसे एक दो अभी सवाल और पूछने हैं आपसे, जो आपने जमानत मिलने की बात कही है। नीरज जी, मैं इससे कतई बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूँ। और अगर कोई भी नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे देश की आन जनता हो, अगर वो दोषी नहीं है तो उसको बिल्कुल बरी हो जाना चाहिए। किसी के साथ में द्वेषपूर्ण कार्य करने की हमारी कोई मंशा नहीं। कोई एविडेंस मिलते हैं, कोई सबूत मिलते हैं, कोई शिकायत आती है, तो उस पर कार्यवाही करना, उसकी विवेचना करना, उस पर एफआईआर लॉन्च करवाना, ये तो नैसर्गिक न्याय के तहत दायरे में आता है। ये तो कानून के तहत करना ही पड़ेगा, चाहे मामला छोटे आम आदमी का हो, चाहे खास आदमी का हो। अगर किसी की शिकायत होगी तो उस पर कार्रवाई तो करी जाएगी। अब जिस नियम कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी, उसी पर करिए। अब जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आया सामने, तो उसमें ईडी के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के तहत कार्रवाई होगी, उसमें ईडी और सीबीआई जांच करेंगी। तो वो उनकी जांच तो चली रही है, चार्जशीट तो दिया उन्होंने है, जमानत मिली है। जमानत को हम ये नहीं कह सकते कि वो उनके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। अभी जांच है, सारे सबूत हैं, सबूतों के आधार पे विवेचना चल रही है, सुनवाई चल रही है, ट्रायल चल रहा है, और दोष साबित होगा, जेल भी जाएंगे। जी, हम चुप नहीं है। हमारी सरकार को, हमारी एजेंसियों को केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत मिला, उन पे कार्रवाई हम करवा रहे हैं। अगर केजरीवाल जी को सबूत मिला है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मध्य प्रदेश में उनके पास सबूत है कि 60 करोड़ रुपया इनको मिला है, ये और जो इलेक्टोरल बॉन्ड से साबित कर रहे हैं, अगर सारे तथ्य मजबूत है तो क्यों नहीं एफआईआर करते हैं? वो क्यों जेल भिजवाने का काम नहीं कर रहे हैं? जैसा कल रमाकांत जी कह रहे थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर कर दे मुकदमा, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के ऊपर कर दे एफआईआर, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो करें, उन्हें कोई कार्रवाई से रोक तो नहीं रहा है, वो अपनी कार्रवाई करें। हमारी सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, और मनी ट्रेल मिला है, मनी ट्रेल से सबूत मिले हैं, वो सारे साक्ष्य तो अभी ट्रायल चल रहा है ना। अभी ट्रायल के पहले ही हम इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच जा सकते हैं कि वो उनके ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है? ठीक है, मानवीय अधिकारों पे, मानवीय आधारों पे उनको जमानत दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी कोई जानवरों को तो डील नहीं करता, वो भी इंसानों को डील करता है। तो जब इंसानों की बात है, और ये सही बात है भाई, 90 दिन से ऊपर वो जेल में रहे हैं, तो ठीक है, साक्ष्य तो उनके पास है, ट्रायल चल रहा है, एविडेंस ईडी भी देती रहेगी, सीबीआई भी देती रहेगी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 17 तारीख को सुनवाई में अगर सीबीआई की पैरवी में भी जमानत मिल जाती तो सुप्रीम कोर्ट से तो बहुत आप रमाकांत भाई कुछ भी बाहर जाए भी कौन रोक रहा है? वो बाहर जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्रायल के बाद 302 के मुकदमे में, नीरज जी, हत्या के मुकदमों में भी आपने देखा होगा, दोषियों को जमानत मिलती है और 4-4, 6-6 साल के बाद उनके ऊपर दोष सिद्ध होता है और वो जेल जाते हैं। कई ऐसे विषय हैं, कई ऐसे केस हैं जिनमें आजीवन कारावास हुआ है और फांसी की सजाएं हुई हैं। तो ऐसे ये तो ट्रायल का विषय है।
ट्रायल चल रहा है अभी हम कैसे कह सकते हैं कि वो दोष मुक्त है? आम आदमी पार्टी की मांग थी कि हमारे नेता को छोड़ा जाए, वो निर्दोष है, तो भाई जमानत दे दिया कोर्ट ने ना। और कोर्ट ने भी जमानत इस आधार पे दिया है कि अभी वो जानती है, सुप्रीम कोर्ट जानती है कि अभी ये सीबीआई का मामला 17 जुलाई तक चलना है, वहां 17 जुलाई को सुनवाई है, तो 17 जुलाई को दूध का दूध पानी का पानी होने की संभावना तो है ही है, तो हमें देने में क्या दिक्कत है? वो जेल में तो रहेंगे ही ना, कोई आजाद तो नहीं घूमने जा रहे कल से वो। खैर फ्यूचर गेमिंग जैसे बात कर रहे हैं, वैसे महादेव गेमिंग एक्ट जो था वो किसके राज्य में काम कर रहा था? हाँ, उस पर भी तो खुल के कहा है, बिल्कुल खुल के कहा है, किसको दोष, किसके ऊपर दोष लगाया है? जी बिल्कुल, दोष लगाना एक अलग चीज है और उसको सिद्ध करना अलग चीज है। इसी से ये साबित होता है, नीरज जी एक मिनट बस 10 सेकंड दीजिए, इसी से ये बात सिद्ध हो जाती है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया को जेल भेजने की मंशा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा हो, एजेंसियां उसके कंट्रोल में हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके कंट्रोल में हो, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से अपने नाम को क्यों नहीं निकाल लेते? लेकिन चीजें हैं। और अगर कहीं कोई क्रेडिट कर देता है, पैसा किसी को भेज देता है, मैं आपके खाते में आपको बिना बता अकाउंट मेरे पास हो, तो क्या इसका दायित्व तो सिर्फ आपके ऊपर पड़ जाएगा? नहीं पड़ जाएगा। रुक तो जाइए उसके लिए कहा गया तो रुक जाइए। तो अगर क्यों कहते हैं ना, जो सामने साक्ष्य है जो व्यक्ति जेल में बंद है, अगर वो चीज आई है तो उसका मिसाल हमारा माननीय गृह मंत्री को माना है कि पैसा आया है। भाई रुक तो जाइए, लेकिन वो किस मंशा से दिया गया वो साबित करना पड़ेगा ना। जेल में